प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथियों, 1885 से लेकर के 1947 तक जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं उन सबके बारे में मैं आपको एक ही वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूं। हम पॉइंट टू पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं चीजों को। जितने भी विद्रोह आंदोलन हुए उन सबको हम पॉइंट्स पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे चीजों को, और यह एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा कवर कराने वाला हूं। साथ में 10 PYQs भी आपको एंड में देने वाला हूं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और आपने कहीं से भी पढ़ रखे हो तो आपके रिवीजन के लिए भी सबसे बेस्ट क्लास होने वाली है, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक नए अंदाज से, और शुरुआत करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बंगाल का विभाजन 1905। प्रश्न है इसमें आपका 1885, एक मिनट, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो प्यारे साथियों, 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो उसकी स्थापना थी, वो A.O. हुम द्वारा की गई थी। A.O. हुम द्वारा की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें जो हम जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में A.O. हुम यानी कि एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा किया गया था। इसमें जो अन्य संस्थापक थे, जो अन्य सदस्य रहे थे, वो थे दादाभाई नौरोजी और दिनसो वाचा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा पॉइंट कि पहला सत्र जो चला था 1885 में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, ठीक है, जो बॉम्बे में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो एनी बेसेंट थी। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछे तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था प्यारे साथियों, वो किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम जान लेते हैं, इसकी शॉर्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया था, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। नेक्स्ट है इसमें लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित किया सन 1911 में, यानी कि 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल को फिर से संगठित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे उत्तर 1906 में। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया एग्जामिनर के AIML की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। अभी इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में बनाया गया था। इसका जो पहला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन आपका 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। वहीं AIML की जो पहले सत्र की अध्यक्षता की थी वो थे आगा खान। आगा खान ने ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहले सत्र की अध्यक्षता की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस का विभाजन सन 1907। चलिए चलते हैं आगे। आपका प्रश्न है कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में, वास्तविक नेताओं में जो विभाजन किया गया था वो किस अधिवेशन में हुआ था? यानी कि नरम दल और गरम दल का जो विभाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो आप बताएंगे ये हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, ठीक है। आपका उत्तर है सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस दो समूह में विभाजित हो गई थी, यानी कि गरम दल और नरम दल। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी घोष ने की थी। वही नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, गरम दल के सबसे प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। लाल वाल पाल, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लाल वाल पाल को हम तिगड़ी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और वहीं नरमपंथी जो नेता थे वो थे आपके दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ठीक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है आपका खुदीराम बोस को फांसी सन 1908, यानी कि सबसे कम उम्र की 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी, वो भी मुजफ्फरपुर जेल में, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका इसमें कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो आप बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया था मुजफ्फरपुर जेल में भेजा था। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे यहां। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। इस मामले को अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, आगे बताऊंगा मैं इसमें कि मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी दंडनायक DH किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया।
वहीं 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, यानी कि 11 अगस्त 1908 को उन्हें 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया और उन्हें सजा सुनाई गई थी 13 जुलाई 1908 को। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे गदर पार्टी सन 1913। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, मैंने सभी में इमेज लगा रखी है जिससे कि आपको चीजें और आसान हो जाएं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, इसकी जो हमारी पीडीएफ है ना, आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी हमारे चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, भार्गवी क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर बिल्कुल फ्री मिलने वाली है पीडीएफ आपको पूरी। साथ ही मैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है, आपके लिए टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर देता हूं, वहां से आप 1 मिनट में पढ़ सकते हो 10। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही आपको मैं बता दूं कि हम न्यू ईयर की शुरुआत करने वाले हैं। न्यू ईयर की जो शुरुआत है आपकी मैं करंट अफेयर्स से करने वाला हूं, यानी कि हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, इसमें पूरा कवर करा दिया करूंगा। बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे हम चीजों को, जिससे कि आपको आसान हो सके। आपको ज्यादा टाइम रोज पढ़ने से अच्छा है कि आप हफ्ते में एक बार उसे पढ़ सको। एक बार आप पढ़ लोगे, एक बार मैं आपको उसमें पीडीएफ दे दूंगा, रिवीजन कर लोगे, चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चलते हैं। तो आपका प्रश्न है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्यारे साथियों, जो गदर पार्टी की जो स्थापना थी आपकी कैलिफोर्निया, यानी कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में की गई थी। ठीक है, और ये की गई थी आपकी 13 जुलाई, आप नोट कीजिएगा, 13 जुलाई 1913 को, ठीक है, की गई थी। और ये की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये है गांधी जी का भारत आगमन सन 1915। यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। गांधी जी का जो भारत में आगमन हुआ 1915 में, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कई बार बनेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार ही बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है, कई एग्जामों में यहां से प्रश्न बनाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, आपको उत्तर में बताना है। क्या बताएंगे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उनकी उम्र 45 साल 3 महीने और 7 दिन थी। गांधी जी 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। जो महात्मा गांधी जी थे, जो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, उनकी उम्र 24 साल थी। ठीक है, लेकिन जब वो वापस आए थे तब उनकी उम्र 45 साल प्लस थी। ठीक है, नेक्स्ट हम जान लेते हैं अगला, होम रूल आंदोलन 1916। इसके बारे में हम जानते हैं, डिटेल्स में जानेंगे हर चीज को। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? प्यारे साथियों, होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व था, आप उत्तर में बताएंगे। अगर आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व था किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम कुछ जान लेते हैं। भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। ठीक है, और साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट है आपका, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। वही नेक्स्ट है, होम रूल शब्द को आयरलैंड से अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चंपारण आंदोलन सन 1970 है। ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन चला, चंपारण बिहार से, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह जो चलाया था, वो कहां चलाया था आपको पता ही, अभी मैंने बताया, चंपारण बिहार। ठीक है, कहां? चंपारण बिहार से पहला आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा गया था। साथ ही आपका बिहार टीचर में पूछा गया है ये प्रश्न। तो मैं कह रहा था ना आपसे, मैंने सारे प्रश्न पीवाईक्यू के साथ उठाए, इंपॉर्टेंस उठाया चीजों को। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल लेते हैं हम। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था, यानी कि नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था। इसमें किसानों में काफी रोष उत्पन्न हुआ।
यूरोपियन बागान मालिक, यूरोप के जो बागान मालिक था, उसने किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे वो लोग, जिसे हम तीन कठिया प्रणाली भी कहा जाता है, जिसे हम तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसकी शॉर्ट ले लो। ठीक है, और पीडीएफ से भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेशक आपने कहीं से पढ़ा है, एक बार आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने यहां से एक बार आपको पढ़ना ही पढ़ना, और एक बार पीडीएफ से पढ़ना ही पढ़ना, और एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न बनता ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और बाहर चला जाए ना, आप मुझे बताना। ठीक है, मुझे आप कमेंट करना, वहां मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा, मुझे बताना कि नहीं प्रश्न आया था और आपसे नहीं फंसा यहाँ से। ठीक है, प्रश्न फंसेगा इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पढ़ा के चल रहा हूँ। आप एक बार चीजों को देखेंगे, सुनेंगे और फिर एक बार आप रिवाइज कर लेंगे ना, चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सन 1918। ठीक है, चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? ये एक मिल थी, सूती वस्त्र बनते थे, उसमें सूती वस्त्र की मिल थी आपकी अहमदाबाद में, तो वहीं एक आंदोलन चल रहा था। तो जो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था वो सन 1918। ठीक है, सन 1918 में महात्मा गांधी ने यह नेतृत्व किया था, जो हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे, आपको मैं पूरा बताने वाला हूं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिकों ने 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका कि सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि मिली। ठीक है, उन्हें 35% वेतन में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, और सफल हड़ताल हुई थी ये। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। खेड़ा आंदोलन सन 1918। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका, सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? प्यारे साथियों, जो सरकार के विरुद्ध एक जो खेड़ा आंदोलन चला था, वो मैं आपको बता दूं, वो चला था महात्मा गांधी। आपके कौन थे? एक तो महात्मा गांधी थे, उसमें महात्मा गांधी थे, साथ ही आपके उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको ये दोनों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शंस दे सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सरकार के विरुद्ध जो खेड़ा आंदोलन का चला था, तो उसमें जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपके दोनों थे, तो एग्जामिनर आपको दोनों ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अगर दोनों देता है तो आप महात्मा गांधी को पहले लगाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम जान लेते हैं और डिटेल्स में पहले पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कुछ। खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिला में शुरू किया गया। एक महत्वपूर्ण आंदोलन था ये बहुत ही। इस आंदोलन की मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इंकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका रॉलेट एक्ट सन 1919। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? प्यारे साथियों, रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने विलेट एक्ट भी कहा है, इसे विलेट एक्ट भी कहा है महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, साथ ही इसका जो उद्देश्य था वो था कि सरकार द्वारा बिना मुकदमे दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे के जेल में डालने और सजा देने का अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट कहा था। इस अधिनियम को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। शायद इसे कोई और भूले, सबको पता होगा इसके बारे में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? प्यारे साथियों, ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं सीधे हम, जो एग्जाम में यहां से बनते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाले बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। वहीं आगे पॉइंट है इसमें कि इस हत्याकांड के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो वहीं
रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था। ये आपके यहां से प्रश्न बन जाते हैं कि किस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर से नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खिलाफत आंदोलन सन 1919 से 1922 तक चला। चलिए जानते हैं खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। प्यारे साथियों, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किया था, आप उत्तर मारेंगे सीधा, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने की थी। इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट आंदोलन है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन सन 1920 को। प्यारे साथियों, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। प्यारे साथियों, असहयोग जो आंदोलन था वो चला, लेकिन इसे 1922 में से वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, और ये जो शुरू किया था वो किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया, लेकिन बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के जो नेता थे वो महात्मा गांधी जी थे। वहीं असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर शस्त्र 1920 में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसरे हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। ठीक है, इस आंदोलन को शुरू करने से पहले ही उन्होंने केसरी हिंद की जो उपाधि थी, जो पुरस्कार था, उसे लौटा दिया था जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं चौरी चौरा घटना सन 1922। चौरी चौरा घटना कब हुई थी। प्यारे साथियों, चौरी चौरा घटना जो हुई थी वो हुई थी, आप उत्तर बताएंगे 4 फरवरी 1922 को। और आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे। चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। नेक्स्ट है आपका स्वराज पार्टी सन 1923। स्वराज पार्टी को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं आप सबके लिए बहुत जल्द दिवसों पर लेकर के आऊंगा, कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। बहुत जल्द वीडियो को अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल एग्जाम है बच्चों के, तो उसी आधार पर BPSC और कई सारों में यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्नों। ये वीडियो थोड़ा मुझे जल्दी बनानी पड़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। प्यारे साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और आपसे पूछे कि किसके द्वारा की गई थी, तो आप सीधा बताएंगे देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उन्हें भी जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। स्वराज पार्टी ने, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की थी। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। वहीं वेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको एक प्रश्न करा दिया मैंने, अब इसमें डिटेल्स में आपके कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप चीजों को, जब भी तो कह रहा हूं आप वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से एक बार देख के और PDF को रिवाइज कर लोगे ना, मैं सच कह रहा हूं आपको ये चीजें इतना कंठस्थ हो जाएंगी शायद आप कभी ना भूलो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन सन 1927 को पढ़ने वाले हम। ठीक है, साइमन कमीशन को पढ़ने वाले हैं। चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साथियों, साइमन कमीशन जो भारत आया था वो था 3 फरवरी 1928 को। सीधा उत्तर लगाएंगे 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उन्हें जान लेते हैं।
साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, यह आयोग साल 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है आपका, इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार की सिफारिशें देने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में हम जान लेते हैं। इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक श्वेत आयोग था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में ब्रिटेन के 7 सांसद थे। ठीक है, ब्रिटेन के 7 सांसद थे, इसमें भारतीय सदस्य कोई नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट ऐसी में कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, इस आयोग में मई 1930 में अपनी 2 वॉल्यूम रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम दांडी मार्च 1930। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? प्यारे साथियों, ये मार्च 1930 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च को शुरू किया गया था और ये किया गया था आपके साबरमती आश्रम से। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक का दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दांडी मार्च 240 मील यानी 390 किलोमीटर लंबा था। इस दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। ठीक है, और दांडी मार्च के समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन था, आपको बता दिया है, इसकी शॉर्ट ले लिया करें आप। चलिए यहां से भी प्रश्न बनते हैं आपके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 तक, तीनों गोलमेज सम्मेलन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? प्यारे साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन था वो किया गया था 12 नवंबर 1930 को। सीधा आप उत्तर बताएंगे, 12 नवंबर 1930 को। क्या लगाना है? 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। वहीं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। इस सम्मेलन में भारत से कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 58 राजनीतिक नेता और 16 रियासतों का सदस्य शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट जानते हैं हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो किसके द्वारा किया गया था? जो कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे उस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किया, किसने किसके द्वारा किया गया? तो आपको बता दूं, जो महिलाओं की तरफ से थे, जो महिलाओं के प्रतिनिधि कर रही थी वो थी सरोजिनी नायडू। लेकिन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो प्रतिनिधि कर रहे थे वैसे महात्मा गांधी जी थे। आपके उत्तर लगाएंगे आप महात्मा गांधी। ठीक है, अगर इसमें महिलाओं के बारे में पूछे, महिलाओं का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस कौन था, तो सरोजिनी नायडू आप लगा दोगे। डिटेल्स में आप पढ़ लो एक बार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। बहुत सारे प्रश्न करा देता हूं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसी चीज में मैं आपको दे देता हूं। तभी तो मैं कह रहा था कि इससे बहुत कम समय में आपको वीडियो को देखना है और देखिए फिर कमाल धमाल जो भी है आपके एग्जाम में बाहर प्रश्न बन जाए। तो मैं कह रहा हूं कोई भी एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तब बताना। ठीक है, नेक्स्ट आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 को चला था। यार साथियों, मैंने यहाँ आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन को बता दिया है। एक बार आप इन्हें पढ़ लोगे तो आपको कंटेस्ट हो जाएंगे। चलिए डिटेल्स में हम जान लेते हैं इसे भी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में केवल 40 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC मतलब कि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, ना महात्मा गांधी हुए थे, ना कांग्रेस हुई थी, ना लेबर पार्टी हुई थी। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, तेज बहादुर सप्रू ने और MR जयकर ने और NM जोशी और CN मुदलियार ने। आप इन्हें 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट आपका पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? मतलब पूना पैक्ट में जो हस्ताक्षर किए थे वो किसके बीच किए गए थे? तो मैं बता दूं प्यारे साथियों, जिसका जो राइट आंसर होने वाला वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी, ऑप्शन ए। ठीक है प्यारे साथियों, 1932 में सन 1932 में यह हस्ताक्षर किए गए, समझौता हुआ और इसमें जो दलित वर्गों के लिए जो सीटों को लेकर के आरक्षण की बात की गई थी इसमें। ठीक है, दलित वर्गों के लिए हुआ था ये आरक्षण के लिए। ठीक है, सीटों को लेकर के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
भारत सरकार अधिनियम 1935। प्यारे साथियों, मैं आपको जैसे बता दूं कि मैंने ज्यादातर सभी मोस्ट इंपोर्टेंट्स को रखा है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। इससे शायद आपने पहले कहीं और देखी हो ये वीडियो। मैंने इस कंटेंट में बहुत मेहनत की है, तैयार किया इस कंटेंट को, बड़े मेहनत से तैयार किया आप सबके लिए। तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लाइक और शेयर, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। कमेंट में आपको ये जरूर बताना है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ बेहतरीन देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय जो भारत का वायसराय था, आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, आपको याद रखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन उस समय वायसराय थे। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया। यह 1937 में लागू हुआ था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। वही नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम मुस्लिम लीग 1940। चलिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा था? प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था कांग्रेस के अधिवेशन में 1940 के लाहौर अधिवेशन में रखा था ये। ठीक है, 1940 में हुए लाहौर अधिवेशन में इस मांग को रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था। इसे 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी घोषित किया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन 1942 पढ़ने वाले हम। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो आया था सन 1942 में। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1942, सन 1942। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक यानी कि महात्मा गांधी ने माना था। इसे पोस्ट डेटेड चेक प्रश्न बन जाता है कि किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। ये कौन थे? आधिकारिक वार्ताकार होते वो थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ठीक है, वही नेक्स्ट है आपका लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। जब लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे तब क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, क्रिप्स मिशन की जो विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। क्वेश्चन है आपका 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? प्यारे साथियों, आपका आंसर है कुछ ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया गया था बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। तो डिटेल्स में इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में पारित किया था। इस प्रस्ताव का जो मकसद था वो था भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहीं भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? प्यारे साथियों, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके साथ कई और भी साथी थे जो गिरफ्तार किए गए थे और इन्हें गांधी जी को इनमें पूना जेल में रखा गया था। पूना जेल में गांधी जी को रखा गया था। हम इंपोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना की जेल में रखा गया, जबकि नेहरू, आजाद और दूसरे नेताओं को अहमदनगर किले में हिरासत में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। इसी में हमारा जो है एक प्रश्न ये है, अगस्त आंदोलन की बात करें हम, अगस्त आंदोलन को ही भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, जो मैं आपको पूरा कवर करा रहा हूं। अगस्त आंदोलन के दौरान
अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? प्यारे साथियों, जब आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस समय अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। वो ऑपरेशन था ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था अगस्त आंदोलन के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शिमला सम्मेलन 1945। ठीक है, चलिए हम शिमला सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। शिमला सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपके, शिमला सम्मेलन भारत, शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। शिमला सम्मेलन में देखिए, शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 22 प्रतिनिधि थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। वहीं सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग थी, उसने मुस्लिम लीग क्या हुआ, शिमला सम्मेलन शर्त रखी थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, ये विफल हो गया था ये आंदोलन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना सन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम जान लेते हैं। यहां से आपका प्रश्न बनता ही बनता है, ये आप सभी को पता ही पता होगा। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी, अभी आपको मैंने बताया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सन 1946 में इसकी स्थापना हुई। और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं एक बार। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए साल 1946 में आया था। इसका जो मकसद था वो था भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने की थी। ठीक है, वहीं 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, वहीं दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, वो भारत आए थे। ये तीनों भारत आए थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट है जो चलते हैं अपना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 की बात करें तो इसके जो पॉइंट्स हैं हम उन्हें भी जान लेते हैं। इसमें जो प्रश्न बनता है आपका ये बनता है कि किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए? तो जो आपका जो कानून था जिन्हें भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया, वो था ऑप्शन सी इज राइट, भारतीय विभाजन अधिनियम सन 1947। ठीक है, इसके जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूं। भारत का विभाजन सन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का भी निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत के विभाजन की घोषणा की थी और 15 अगस्त 1947 को आजादी की तारीख भी घोषित की थी। प्यारे साथियों, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सिरिल रेडक्लिफ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ, वो इन्हीं के नाम पे था, सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है हम जान लेते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, आजाद हिंद फौज का गठन। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूं आपको। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत को आजाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी INA का जो विचार मूल रूप से जो दिया था वो दिया था रासबिहारी बोस द्वारा कल्पना की गई थी, जो 1915 में जापान चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्यारे साथियों, पूना सार्वजनिक जो सभा थी वो की गई थी आपके महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, ये उनकी फोटो आप देख सकते हो, इनके द्वारा ही पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। इनके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को GV जोशी यानी कि गणेश वासुदेव जोशी, SS चिपलंकर और महादेव गोविंद रानाडे ने पुणे में की थी। कहां पे की थी? पुणे में। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट है आपका लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्यारे साथियों, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वो आपके इन्होंने की थी, और इनको आप सब जानते होंगे, ये हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है ये? आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। इनके बारे में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं कि 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका गठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ठीक है, वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1866 को ये दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इस एसोसिएशन का मकसद था सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट है हम उसको जान लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर
रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो प्यारे साथियों, ये आप शायद आप सभी को पता होगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। ठीक है, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। और ये क्या थे? ये चरमपंथी गुट से ताल्लुक रखते थे। किससे ताल्लुक रखते थे? चरमपंथी गुट से। और इनकी दो पत्रिकाएं आपको याद रखनी है जो प्रकाशित की थी, वो थी मराठी में केसरी थी और एक थी अंग्रेजी में मेहरता। ठीक है, आपको याद रखनी है, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मेहरता थी। ठीक है, बाल गंगाधर की ये दो पत्रिकाएं प्रकाशित थी। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए आपको मैं नेक्स्ट बता देता हूं। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? ये आपका क्वेश्चन है और आपका शायद आंसर सबको पता ही होगा। वो थे सरदार वल्लभ भाई, वो सरदार भगत सिंह। कौन थे? सरदार भगत सिंह थे, सॉरी। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में उन्होंने बम फेंका था और ये क्रांतिकारी नेता थे सरदार भगत सिंह थे और इनके साथ एक और थे, तो हम चलिए डिटेल्स में हम जानते हैं और कौन था। ठीक है, ये थे पहला पॉइंट आपका कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और वटकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ? बम फेंके, जो दिल्ली में एक स्थित थी केंद्रीय विधानसभा थी उसमें बम फेंक दिए और वटकेश्वर दत्त के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आंगनतुंग गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। चलिए हम नेक्स्ट है और कुछ क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं जो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, आपका इसमें एक पहला प्रश्न है कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? प्यारे साथियों, जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग थी उसमें जो मुस्लिम नेता था वो शामिल हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, कौन हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर वी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इससे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, पहला जो ऑप्शन आपका दिया है इसमें दिया है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का जो थीम गाना था आमार सोनार बंगला, तो ये तो बिल्कुल सही है, आमार सोनार बंगला ही था स्वदेशी आंदोलन की जो थीम गाना था। चलिए नेक्स्ट आपका इसमें दिया है, सैयद हैदर रजा ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही है, इन्होंने किया था। देखिए, ये देखिए डी ऑप्शन देखूंगा, 1907 में सूरत के विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली। ये भी सही है। गलत क्या है इसमें? ये है गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। ये गलत है, आपका सी ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथियों। किसने कहा था, आप बताएंगे, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला है, ना ही राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? ये किसने कहा था? तो आपका आंसर है आर सी मजूमदार। ठीक है, आंसर सी इज राइट, आर सी मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वहाबी आंदोलन का नेता था? तो प्यारे साथी आपको सबको पता ही होगा, सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का नेता था। ठीक है, सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का नेता था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में साइमन कमीशन का विरोध का क्या कारण था? जो भारत में जो साइमन कमीशन था उसका जो कारण था वो था, आंसर आपका ए बिल्कुल सही है, कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं, कमीशन में जो सदस्य था भारतीय सदस्य था ही नहीं इसमें कोई। ठीक है प्यारे साथियों, वहीं अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसके जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। सब आपको पता ही है, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्यारे साथियों, इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल भार्गवी क्लासेस पर आपको देने वाला हूँ। भार्गवी क्लासेस पर आपको बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी और सबके आंसर ऐसे मिल जाएंगे आपको। मैंने इसमें दे रखे आंसर, तो आपको बिल्कुल सेम मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, बिल्कुल फ्री। इसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों वो है आपका, किस संग्राम ने भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया था? तो आपका ऑप्शन सी इज राइट है, बक्सर। ठीक है, बक्सर के जो युद्ध था उसमें भारत में ब्रिटिशों के पूर्ण नियंत्रण का फैसला किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए, इसमें बहुत से क्वेश्चंस जैसे मैंने आंसर मेंशन नहीं कर रखे तो आपको पीडीएफ में सबके मिल जाएंगे। ठीक है, वो मैं एडिट करके आपके लिए भेज दूंगा। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये आपका 8 नंबर रह गया, आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। तो आनंद मठ के जो उपन्यास के लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, बंकिम चंद्र आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे। ठीक है, और प्यारे साथियों, मैं लेखकों की एक अच्छी सी वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और पीवाईक्यूज के साथ सभी लेखकों के नाम और उनकी पुस्तकों के बारे में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और सभी की मैं 4 से 5 पुस्तक रखने वाला हूँ सभी की। ठीक है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है कि क्रांति में जो हुई थी 1857 की, उसमें जो कुंवर सिंह थे उन्होंने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? वो है ऑप्शन डी इज राइट है, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट है ये, नेहरू रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा गया जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी इसमें कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया, इसने औपनिवेशिक दर्ज का समर्थन किया था। ये तो बिल्कुल सही है। वहीं नेक्स्ट है आपका, इसने संघीय प्रणाली का समर्थन किया था। सही है। इसने सांप्रदायिक मतदान की प्रणाली को खारिज किया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था। ये गलत है आपका। ठीक है, ये कोई खिलाफ नहीं था। ठीक है, तो इसमें आपका दिया गया था ऑप्शन डी राइट है आपका। 1 2 3 ये पहले वाले आपके तीनों सही है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं जो हमारी पीडीएफ है आपको मैंने बता